नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा चल रहा था क्लास 6 की हिस्ट्री चल रही थी और हिस्ट्री में हम लोगों ने 3 चैप्टर कर लिया था। आज हम चौथे चैप्टर पर चलेंगे जिसका नाम है आरंभिक नगर। ठीक है, 2 बच्चे हैं, इनका कुछ सवाल है, उसके बाद से हम अपने क्वेश्चन पे अपने टॉपिक पे चलेंगे। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तरफ तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पे, हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ कर ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। ठीक है, जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी आज से 150 साल पहले, तो उस समय इंजीनियरों को हड़प्पा पुरास्थल मिला था जहां से उन्होंने पक्की ईंटों को अपने रेलवे लाइन बिछाने के लिए उपयोग कर लिया था। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। तो उस खंडहर के बारे में पता चला जो अभी फिलहाल पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बारे में पता चला कि वो खंडहर हमारे उपमहाद्वीप पे, मतलब हमारे इंडिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया, और इसलिए उस खुदाई में जो भी चीज़ें मिली उसे हड़प्पा सभ्यता के इमारतें या फिर हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा कालीन चीज़ें या वस्तुएं कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। जो भी शहरें वहाँ बसी थी हड़प्पा में, वो लगभग 4700 साल पहले बसी थी। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्से में विभाजित किया गया था। नगरों को 2 या उससे ज़्यादा हिस्से में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। ठीक है, दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों सालों बाद भी आज तक उनकी दीवारें खड़ी है। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। ठीक है, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी
और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर ही स्नान किया करते थे। एक स्नानागार मिला हड़प्पा कालीन, जो कि मोहनजोदड़ो में पड़ता है। उसमें बताया जा रहा है कि उसकी जो रचना थी वो बहुत सी बेहतरीन थी और उसे शायद विशेष अवसरों में इस्तेमाल किया जाता होगा। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। महान स्नानागार, इसका आप पिक्चर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इधर से सीढ़ियाँ बनी है, इधर से सीढ़ियाँ बनी है जाने के लिए। ये स्नानागार है। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाई जाती थी। नगरों में जो नाले थे वो सावधानी से सीधी लाइन में इन नालों को बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नाले के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैनहोल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। तो हमारे पुराने ज़माने में अभी से कुछ शायद विकसित लोग थे जो कि घर और नाला का निर्माण एक साथ करते थे और एक सोची समझी तरीके से उनका निर्माण होता था। और पुराने ज़माने में भी वहाँ पे ढके हुए नाले होते थे और उनकी सफाई के लिए जगह जगह पे, जो हम आज भी नालों में देखते हैं कि जगह जगह पे छेद बनाया जाता है जहाँ से उनकी सफाई की जा सके। आगे चलते हैं। नगरीय जीवन। नगरीय जीवन नगरीय जीवन में हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर के खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत, मन के तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है अभी तक, मतलब उसका कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया है लिखी हुई वस्तुओं का। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ उपयोगी वस्तुएं लाते थे। लंबी यात्राएं करके लोग उपयोग की वस्तुएं उस नगर में लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ और बाहरी देशों की किस्से कहानियाँ भी वहाँ पे लाते थे, मतलब एक दूसरे से बांटते थे और समझते थे उन चीज़ों को। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। बहुत सारे खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे अक्सर खेलते होंगे। इस तरीके के खिलौने मिले हैं और इस तरीके के मुहर मिले हैं। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली है उन्हें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांस, सोने, चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे
से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षण वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। जो भी वस्तुएं वहाँ से मिली है उसमें सबसे आकर्षित वस्तुएं जो है मनके हैं, बाट है या फलक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार पृष्ठ 35 पर मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल पट्टी के बर्तन बनाते थे। बोला जा रहा है पृष्ठ 35 में मुहरों को दिखाया गया है। ये इस तरीके के मुहर हुआ करते थे, चौकोर। ठीक है। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई के संकेत देती है। इसमें एक मूर्तिकला का प्रदर्शन दिया गया है, मतलब एक चित्र दिया गया है जो पुराने ज़माने में बनाई गई है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ों को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 36 पर एक चित्र की मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है, यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का काम ही हो सकता है। बोला जा रहा है कि यहाँ एक मूर्ति बनाई गई है जिसपे इसकी बहुत अच्छे तरीके से इसे तराशा गया है, इसकी दाढ़ी बनाई गई है, इसकी मतलब एक अच्छा कला का प्रदर्शन दिया गया है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। बोला जा रहा है कि हर कोई इसे नहीं बना सकता है, उसका एक खास विशेषज्ञ ही होगा जो उसको उस तरीके से ढाल सकता है, उस तरीके से बना सकता है। तो हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। हमें ये भी नहीं मालूम है कि ऐसे काम जो थे वो पुरुष करते थे या महिलाएं करती थी या फिर दोनों करते थे, हमें इसकी जानकारी नहीं है। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों इस काम को में दक्ष थे। शायद महिला और पुरुष दोनों इस काम को करते होंगे मिलजुल के। फेयंस। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या अस्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री होते थे। फेयंस से मन के चूड़ी या बाले छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चे माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। जो भी पदार्थ थे या तो कच्चे माल जो होते थे वो स्वयं उत्पादित कर लिया जाता था या फिर दूर दूर से उनको इंपोर्ट किया जाता था। और ये ताना, सोना, चांदी जैसे चीज़ों को भी ये दूर दूर से आयात करके अपने जगह पे, अपने समुदाय में वो लोग लाते थे। एक खिलौना गाड़ी दिखाया गया है
और इसी तरीके के वाहनों का उपयोग भी उस समय में किया जाता होगा। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। राजस्थान से लगभग तांबे का आयात करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश में ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात जो है आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता है। इस पंक्ति को थोड़ा सा एक बार और पढ़ के इसे याद कर लेंगे। ये एक तरीके से इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तांबे का आयात राजस्थान से हो गया। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश में ओमान से भी तांबे का आयात होता था। पश्चिम एशियाई देश की बात करें तो ओमान से भी तांबे का जो है आयात होता था। फिर आते हैं कांसा बनाने के लिए तांबे का के साथ मिलाई जाती थी धातु टीन। कांसा जो बनता है वो तांबे और टीन के मिश्रण से बनता है। तो कांसा बनाने के लिए टीन का भी ज़रूरत था। तो टीन का आयात जो है आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से टीन का आयात किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर आयात आधुनिक गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। नगरों में रहने वाले के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। जो भी किसान थे वही खाने के सामान नगरों में रहने वाले लेखक, दस्तकार या फिर जो भी ऑफिशियल लोग थे उन्हें वही खाना देते थे। मतलब उन्हीं के उगाए पौधों से उनका भी भोजन बसर होता था। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ये सारी चीज़ें हड़प्पा लोग उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हल का प्रयोग जमीन की जुताई के लिए ये लोग करते थे। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं। हड़प्पा काल में जो भी हल थे वो तो नहीं बच पाए हैं, लेकिन क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे तो वो सड़ गए होंगे, गल गए होंगे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस तरीके के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। पानी का संचय करते होंगे, पानी इकट्ठा करते थे और ज़रूरत पड़ने पे उसी इकट्ठे पानी से फसलों की सिंचाई भी होती थी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों की झुंडों की चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसी फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर के 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से को चारों ओर पत्थर से ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर
ऐसा स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्राकान मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उसके छाप से मिले हैं। बोला जा रहा है कि उस जमाने में मुहरों का भी उपयोग किया जाता था और गीली मिट्टी पर दबाकर उसका मुहर का छाप उतारा जाता था। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने के काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरणों और तैयार मनके भी यहाँ से मिले हैं। मुद्रा मुहर और मुद्रांकन का मुहरबंदी। बोला जा रहा है कि मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों के चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनकी मुहरों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ हुई है। तो पहले मुहरों का भी उपयोग लोग करते थे, जैसे गीली मिट्टी लगा के उस पे मुहर का छाप छोड़ दिया। अगर ये छाप टूटा हुआ है तो इसका मतलब होता था कि सामान जो भी आयात निर्यात हुआ है उसके साथ छेड़खानी हुई है, और इससे लोगों को इन सभी चीज़ों का पता चल जाता था। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झिंगुनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया अचानक से, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियां में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगर का विकास हुआ। इसके बारे में आगे के अध्याय में 6 और 9 में हम लोग पढ़ेंगे। एक अन्यत्र बात पढ़ लेते हैं कि अपने एटलस में मिस्र को ढूंढो। मिस्र कहाँ है? तो मिस्र कुछ इस जगह पे है। एटलस में मिस्र को ढूंढने को बोला जा रहा था। अब देखते हैं। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। ठीक है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र के शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड का नाम दिया जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवकाओं को भी
दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किए जाते थे शव को दफनाने में। तो इस तरीके से हमारा ये चौथा चैप्टर भी समाप्त हुआ। एनसीईआरटी सीरीज में हमारा चौथा चैप्टर क्लास 6 का समाप्त हुआ। अगले सेशन में हम एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।